हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना वही सेगमेंट रिवीजन का, कल का रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस और विश्व सांख्यिकी दिवस, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि विश्व सांख्यिकी दिवस ये 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत 64वें स्थान पर आ गया है और अभी हाल ही में REC लिमिटेड जो है इसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता हुआ है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराए जाने की घोषणा हुई है अटारी बाघा बॉर्डर पर। और केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 17 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है 8 हाई कोर्ट्स में। और फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुक्कनूर मिशन पहल शुरू की थी। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि फरवरी 2024 तक अमेरिका के साथ भारत एक डील करेगा। कितने ड्रोन की? 31 MQ-9B ड्रोन की। और अभी एक पुस्तक आई है रिवर्स स्विंग जो पुस्तक है इसको अशोक टंडन ने लिखा है। IMF के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत वैश्विक विकास में यानी ग्लोबल डेवलपमेंट में 18% का कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला ये कोलकाता में शुरू किया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों, इसकी डिटेल PDF और डिटेल क्विज आपको MZT ऐप पर मिलेगी बिल्कुल फ्री में। कोई भी चार्ज इसको नहीं देना है। बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी भी जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट करने की इसको, और आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से पहला टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया? तो साथियों, इसरो का गगनयान मिशन जो है बिल्कुल मिशन मोड में है। 2025 तक इसे लॉन्च करना है। ये भारत के इतिहास का पहला मानव मिशन होने जा रहा है। तो इसके लिए अभी टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया गया है। ये टेस्ट व्हीकल का नाम रखा गया है TVD-1 यानी टेस्ट व्हीकल D1। ये इसका नाम है और कुछ इस प्रकार से है। ये श्रीहरिकोटा से अभी लॉन्च किया गया इसे। तो देखो, पहली बार आप इसरो के बहुत सारे रॉकेट्स देखे होंगे, लेकिन कोई इस शेप में नहीं देखे होंगे कि यहाँ पर एक गोल टाइप का बना हुआ है, उसके बाद इधर फ्लैट है। अमूमन आप देखते हो कि कुछ इस प्रकार से रहता है इसरो का रॉकेट, लेकिन इस बार का डिजाइन ना बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इस बार मानव को भेजना है। तो इसरो कई टेस्टिंग कर रहा है और 3 चरण के तहत इसे क्या करेगा? इसरो फाइनली लॉन्च करेगा। 2025 तक फाइनल मिशन लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले भी 2 प्रकार की टेस्टिंग होगी। एक तो ये था जिसमें हम लोग कैसे स्केप कर सकते हैं वहां से अपने जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनके लिए हम लोगों ने परीक्षण किया, जिसके लिए ये लॉन्च किया गया था। एक में हम लोग व्योम मित्र को भेजेंगे। व्योम मित्र जो होगा वो ह्यूमनाइड होगा, और उस व्योम मित्र की मदद से हमें पता लगेगा कि अगर मनुष्य को भेजा जाता है तो उसको क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पर झेलना पड़ सकता है, और उससे हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये दूसरा वाला स्टेप होगा, अपना दूसरा मिशन। ठीक है, लेकिन तीसरा वाला जो होगा वो होगा फाइनल। उसमें हम लोग पहली बार मानव को भेजेंगे अंतरिक्ष में। तो ये TVD-1 जो था ये क्रू एस्केप मिशन की टेस्टिंग के लिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो क्रू एस्केप मिशन, एस्केप मतलब क्या होता है जानते हो? जैसे आप देखे होंगे कि फिल्मों में या फिर अमूमन आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि फाइटर प्लेन उड़ रही है और अचानक से जब पता लगता है कि फाइटर प्लेन में क्रैश होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो जो पायलट होता है वो एस्केप कर जाता है, यानी कि अपनी चेयर सहित वो उड़ जाता है और उसमें वो बाकायदे पैराशूट वगैरह लगा रहता है, तो वो बाद में लैंड कर जाता है। तो यही जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं एस्केप करना। तो ये एस्केप मिशन, एस्केप सिस्टम जो है ये इसमें लगाया गया है, क्रू एस्केप सिस्टम, कि अगर मान लो कुछ भी दिक्कत आती है लॉन्चिंग के दौरान, अगर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में पहुंचते से कुछ भी दिक्कत आती है, तो वहीं से जो अपने क्रू मेंबर हों वो एस्केप कर जाएं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने से पहले अगर उनको कुछ खतरा नजर आता है तो ये सिस्टम सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट किया है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। बात समझ में आई? चलिए, तो 2025 तक हम लोग इसे लॉन्च करेंगे। अच्छा, अभी अगर आपको याद हो PM मोदी जी गए थे इसरो के हेडक्वार्टर में, वहां पर भी बातचीत हुई अच्छे तरीके से। PM मोदी ने भारत के इसरो को 2 लक्ष्य दिए। पहला लक्ष्य कि 2035 तक हम लोग अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लें।
2025 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन हो, उसके बाद 2040 तक हम लोग चंद्रमा पर मानव को भेज सकें। अभी तो हम लोग अंतरिक्ष में भेज रहे हैं या कहीं लोअर ऑर्बिट में भेज रहे हैं, और अब 2040 तक टारगेट है कि चंद्रमा पर हम लोग मनुष्य को भेज दें। तो ये दो आप याद रखेंगे, और बाकी चीजें फिर से रिकॉल करें अगर, तो दोस्तों इसरो ने बहुत सारे मिशन रिसेंटली किए हैं। जैसे कि चंद्रयान की बात आए तो चंद्रयान में तीनों चंद्रयान को आप लोग रिकॉल कीजिएगा। चंद्रयान 1 हम लोगों ने 2008 में लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया, चंद्रयान 3 हम लोगों ने 2023 में लॉन्च किया। चंद्रयान 3 वाला सक्सेसफुल रहा और ये सक्सेसफुली लैंड भी किया, यानी चंद्रमा पर हम लोग रोवर और लैंडर अपना उतारे वहां पर। इसके बाद हम लोगों ने अभी आदित्य L1 लॉन्च किया, ये पहला अपना सौरयान था या कहीं सौर मिशन था। शुक्रयान पर हम लोग लगे हुए हैं, गगनयान की बात यही वाली है जो चल रही है। इसके अलावा मंगलयान हम लोगों ने 2013 में ही लॉन्च कर दिया था, मिशन मंगल, यानी मंगल ग्रह पर ऑर्बिटर भेजा था हम लोगों ने। समुद्रयान की भी बातचीत चल रही है, समुद्रयान भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिसमें समुद्र की तलहटी में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसरो के कुछ मिशन हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किसे दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने अभी हाल ही में इसरो को, GRSE को यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को, पंडित अजय चक्रवर्ती को और विश्व भारती यूनिवर्सिटी को, इन चारों को, उपरोक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट होगा, इन चारों को अभी दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस बार दुर्गा भारत सम्मान से कितने लोग सम्मानित किए गए? 4। ठीक है ना, तो जिसमें संस्थाएं भी शामिल है, इंडिविजुअल भी शामिल है। तो अभी जो CP आनंद बोस जी हैं, जो कि यहाँ के गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के, इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। दुर्गा पूजा आप सबको पता है कि नवरात्रि का, ये सर्दी नवरात्रि में दुर्गा पूजा वहां पर लगता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। पश्चिम बंगाल का, कोलकाता का दुर्गा पूजा विश्व भर में ये पॉपुलर होता है। तो इसी में दुर्गा भारत सम्मान दिया गया। पहला इस बार का संस्करण था, यानी पहली बार दिया गया CV आनंद बोस जी के द्वारा, जो कि गवर्नर है वहां के। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों विजेताओं के नाम दिए हैं। अच्छा, 1 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि दी गई, एक पट्टिका भी शामिल थी, एक सर्टिफिकेट भी इसमें शामिल था। आगे, हाल ही में IMD ने कहां पर चक्रवात तेज के लिए अलर्ट जारी किया? तो दोस्तों IMD के द्वारा अभी मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है कि चक्रवात तेज जो है, तेज नाम का साइक्लोन जो है ये आ सकता है। चक्रवात तेज आप स्पीड मत समझिएगा, ये तेज एक्चुअली में नाम है, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा सब अच्छे से। तो चक्रवात तेज जो है ये आ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है, और भारत की तरफ ही नहीं, मुंबई में ये कोंकण तट पर टकराने की संभावना है। तो देखो कुछ इस प्रकार से ये उठ रहा है, कहां से उठ रहा है? अरब सागर से। अरब सागर से उठ रहा है और ये जाकर के यहाँ कोंकण रीजन पे, कोंकण तट पर टकराएगा मुंबई में, इसलिए अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमूमन देखोगे आप तो जो मैक्सिमम चक्रवात आते हैं यानी साइक्लोन आते हैं, वो बंगाल की खाड़ी में यानी इस साइड में उठते हैं। अरब सागर में भी साल भर में 2-4 जो है ये अरब सागर से आ जाते हैं, बाकी मैक्सिमम देखने को मिलता है कि बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको नाम दिया गया है तेज। ये अगर मान लो अभी पूरा रूप लिया नहीं है चक्रवात का, वैसे अभी ये उठने की अभी चांसेस, संभावनाएं बन रही हैं। अगर ये पूरा चक्रवात का नाम ले लेता है, रूप ले लेता है, तो इसको तेज नाम से जाना जाएगा। तेज नाम भारत ने ही दिया है। तूफानों के नाम कैसे दिए जाते हैं अभी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप IMD के बारे में थोड़ा जान लो। इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, बहुत पुरानी एजेंसी है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मृत्युंजय महापात्रा जी इसके निदेशक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे कोंकण तट की। ये कोंकण तट है कहां पर? तो देखो यहाँ पर भारत के जितने भी तट हैं उनके जो नाम है उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है आपके लिए। तो कोंकण कोस्ट अगर आप ध्यान दोगे ना, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कोंकण तट अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से दमन दीव से लेकर के आप देखो, इधर से लेकर के ये कोंकण तट पड़ता है आपका, गोवा भी इसमें ले लो, ये महाराष्ट्र है पूरा और इधर ये गोवा है। तो कोंकण तट यहाँ पड़ा। जब कोंकण तट की बात की जाए तो मतलब तूफान इस साइड में जाकर टकराएगा। अगर यहीं पर मालाबार कोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ कर्नाटका से लेकर के, गोवा कर्नाटक के बॉर्डर से लेकर के इधर ये केरला तक जो होता, ये होता मालाबार कोस्ट। आपको मालाबार एक्सरसाइज अच्छे से याद होगा, है ना? तो मालाबार कोस्ट है। इसके बाद अगर इस साइड में आ जाओ तो यहाँ ये आंध्रा कोस्ट है, इधर ये उत्कल कोस्ट है। उत्कल बाय द वे उड़ीसा का भी पुराना नाम है उत्कल, तो उत्कल कोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको कोरोमंडल मिलेगा, तो ये इतना कोरोमंडल कोस्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ये तट हैं, तट के नाम हैं अपने, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये वाला जो चक्रवाती तूफान कहाँ आएगा?
कोंकण तट पर टकराने की संभावना है। अब ये घूम भी सकता है, हो सकता है गुजरात साइड चला जाए, हो सकता है ये इसी साइड में घूम जाए, वो डिपेंड करता है हवाओं पर। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तूफानों के नाम रखे कैसे जाते हैं, या अगला तूफान कैसे आएगा कैसे पता चलेगा। तो देखो जो आईएमडी है ना, आईएमडी के द्वारा क्या किया गया है, लिस्ट जारी कर दिया गया है पहले से। अब इसमें भारत की लिस्ट दे दी गई है। ऐसे ऐसे जो भी आसपास के जो भारत वाला जो रीजन है ना, आप इंडिया के मैप में देखोगे तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो इस रीजन में बहुत सारे देश भी जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखोगे इधर आपको बांग्लादेश मिलेगा, म्यांमार मिलेगा, ठीक है ना। इस साइड में अरब देशों में बहुत सारे देश मिल जाएंगे आपको, ओमान वगैरह, ठीक है, पाकिस्तान, ओमान। तो ये सभी देश ना एक लिस्ट बनाते हैं, अपनी अपनी लिस्ट जो है वो जो वर्ल्ड लेवल का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको देते हैं, और उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आपका जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इस रीजन में जो जो तूफान आएंगे उनके नाम कैसे रखे जाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये नाम रखने की सर जरूरत ही क्या है, क्यों इतना नाम दिया जा रहा है, नाम क्या रखने की जरूरत है। तो देखो नाम रखने से बात ये होती है कि जैसे जहां से तूफान उठा और जिस तीव्रता का उठा, तो हम लोग के पास नाम की वजह से एक रिकॉर्ड रहेगा कि भाई साहब ये फला ईयर में ये तूफान यहाँ से उठा था और इतनी स्पीड में आया था, तो वो इस प्रकार से घूमते हुए आया, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक तबाही मचाया था। तो इस बार वाला भी इतनी तीव्रता का तूफान है, ये भी कुछ ऐसे ही पैटर्न पर आ रहा है, तो भाई 100 किलोमीटर तक ये तबाही मचाने की क्षमता रखता है। तो 100 किलोमीटर तक ऐसा करो, यहाँ पर लोगों को, नागरिकों को इवैक्यूएट करा दो, यानी यहाँ से कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उनको विस्थापित कर दो, जिससे जान माल की सुरक्षा बनी रहे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग तूफानों का रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं जिससे पूर्वानुमान कर सकें कि वो कितना भयानक हो सकता है और कितनी तबाही मचा सकता है। ये बात समझ में आई। अब इसके लिए ना 13-13 अपना वाला जो ग्रुप है, इतने देशों का ग्रुप जो है ना, ये अपने वाले ग्रुप में है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, मतलब अटलांटिक ओशियन में उनका अलग ग्रुप होगा, अमेरिका वगैरह का उनका अलग ग्रुप होगा। ऐसे अपने वाले ग्रुप में ये 13 देश हैं। इन 13 देशों ने 13-13 नामों की लिस्ट दे दी है। अब ये लिस्ट जो है ये दी गई है, तो सबका इसी लिस्ट के हिसाब से नाम रखा जाता है। अब इसमें बातचीत आई भाई पहले कौन नाम रखेगा, तो पहले नाम रखने की बात आई तो फिर किया गया कि लड़ाई मत करो, अल्फाबेट के नाम से जिनके देशों के नाम है उनका नाम रख देते हैं। तो इसमें पहले बांग्लादेश कर दिया गया, देखो आप ए से नाम अपने ग्रुप में नहीं है तो बी से पढ़ता है, बी को सबसे ऊपर रख दिया गया। फिर उसके बाद सी डी ई से अपने ग्रुप में नाम नहीं है, आई पढ़ता है तो इंडिया इसके बाद दूसरे पर आ गया, फिर आई के बाद ईरान, फिर एम ओ एस पी क्यू एस, ठीक है, टी यू वाई, ये अपने ग्रुप में है देशों के नाम अल्फाबेट ऑर्डर में। अब ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। अब देखो ये पहली लिस्ट पहले चलेगी, फिर पहली लिस्ट खत्म हो जाएगी, दूसरी चलेगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ऐसे। तो अभी आपको याद हो तो मोचा आया था, मोचा के बाद, मोचा को नाम किसने दिया, यमन ने। फिर उसके बाद विपराजय आया था, विपराजय का नाम, क्योंकि लिस्ट 1 खत्म हो गई तो लिस्ट 2 शुरू हुई, तो लिस्ट 2 का हम लोग शुरू किए, ठीक है। फिर विपराजय जब बीत गया तो अब जो आ रहा है इसका नाम तेज रखा गया है, और ये तेज नाम किसने दिया है, भारत ने। ये इतने नाम जो है ये भारत ने दिए हैं पूरे पूरे, ठीक है। आने वाले वर्षों में जितने ये होंगे ये भारत ने नाम दिए। अब इसके बाद अगर पूछा जाए अगला वाला तूफान कौन सा आएगा, तो आप आराम से बता दोगे हामून, ठीक है। और अगले जितने भी तूफान है सबके नाम आप अगर रट डालोगे, सब बता दोगे, सब कहेंगे कि भैया आप ही हो ज्योतिषी, ठीक है, कि आने वाले तूफान के नाम पहले ही बता देते हो। तो आप कहोगे ज्योतिषी वाली कोई बात नहीं, ये लिस्ट पहले से ही दी जा चुकी है, ठीक है ना। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में 19 से 27 फरवरी के बीच कहां पर भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 2024 आयोजित किया जाएगा। तो 19 से 27 फरवरी के मध्य में इंडियन नेवी जो है ना, ये दोस्तों विशाखापत्तनम में आयोजित करेगी मिलन 2024 नाम का अभ्यास। ये मिलन जो अभ्यास है ना, ये बहुपक्षीय द्विवार्षिक अभ्यास है। बहुपक्षीय द्विवार्षिक का क्या मतलब, द्विवार्षिक का मतलब कि 2 बार, 2 वर्षों में एक बार होगा, ठीक है, मतलब द्विवार्षिक 2 वर्षों में एक बार। और बहुपक्षीय मतलब मल्टीनेशनल, या कहें कि कई पक्ष जिसमें हो, तो कई देशों के बीच होने वाला, कई देश में तो ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान इसमें शामिल रहेगा, हमारे जो इतने मित्र मुल्क हैं उन देशों की नौसेनाएं इसमें हिस्सा लेती हैं, और ये 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। शुरुआत इसकी 1995 से हुई थी, विशाखापत्तनम में इस बार होगा। तो कब होगा इस बार, 2024 में, क्योंकि पिछला संस्करण हुआ था 2022 में। तो 19 से 27 फरवरी के बीच में ये डिसाइड किया गया है कि ये आयोजित किया जाना है, ठीक, मिलन 2024। अब पिछले दिनों में भी बहुत सारे अभ्यास हुए थे तो उनको भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं।
तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि एक्स संप्रीत हुआ था, एक्सरसाइज संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, उमरेई मेघालय में हुआ था, इसको आप याद रखो। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में अलास्का में हुआ। देखो पिछली बार ये उत्तराखंड में हुआ था, इस बार अलास्का में, तो इस बार वाला ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इसके बाद हम लोगों ने आसियान पढ़ा, तो आसियान के 10 सदस्य देशों ने इसे किया, इसमें भारत नहीं शामिल था। त्रिशूल भारतीय वायुसेना ने किया, भारत में ही ये किया, चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर। ब्राइट स्टार ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, कई सारे देश इसमें शामिल थे। काहिरा एयरबेस इजिप्ट में, मिस्र में हुआ। सिम्बेक्स ये सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज था, भारत सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर में हुआ। वरुण भारत फ्रांस के बीच में हुआ। असिंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया। तरंग शक्ति ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, भारत आयोजित करेगा लेकिन 2024 में करेगा, ठीक है। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, ये जो कंटेंट आपके लिए दिया जाता है इसके लिए ना आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर मैं वीडियो में लाइक करने को नहीं बोलता हूं तो आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने को बोलता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो, और हो सके तो कोशिश करना हिम्मत करके शेयर भी कर देना। आगे देखते हैं। हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं मोहम्मद समी अहमद। मोहम्मद समी अहमद आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अब देखो प्यूमा इंडिया के एक दो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनमें से बहुत सारे शामिल हैं इसमें। तो इसी लिस्ट में अब मोहम्मद समी भी शामिल हो गए, जैसे विराट कोहली भी हैं, उसेन बोल्ट हैं, नेमार जूनियर हैं, सुनील छेत्री हैं, एमसी मैरी कॉम हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, हरलीन देओल हैं, अवनी लेखरा हैं, ये सब इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं प्यूमा के। प्यूमा आपको बताने की जरूरत है नहीं कौन सी कंपनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ये येलो कलर का लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखेंगे। जैसे आईसीसी विश्व कप का बनाया गया शाहरुख खान को, लेकिन आईसीसी विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर अभी बनाया गया सचिन तेंदुलकर को, तो दोनों नाम आप याद रखोगे। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का बनाया गया है, इनको भी आप याद रखना, ठीक है। आगे, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा, यानी चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बन जाएगा। तो ये रिपोर्ट आई है अभी कि 2030 तक भारत वैश्विक यात्रा पर खर्च करने वाला, यानी कि ग्लोबल टूरिज्म पर खर्च करने वाला ये चौथा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि भारत के लोग जो हैं यात्रा करना पसंद कर रहे हैं, विदेशों में यात्रा करना पसंद कर रहे हैं, और इस पर जो खर्च हो रहा है उस मामले में इंडियंस की संख्या ज्यादा है, इंडियंस ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में ये चौथे स्थान पर अभी आ गया है। कुल व्यय बढ़कर 410 बिलियन डॉलर होने की संभावना है, और अगर 2019 से हम लोग तुलना करें कि कोविड के पहले के समय की, तो उससे अभी तक में 173% की वृद्धि हुई है। ये जानकारी Booking.com और मैकेंसी एंड कंपनी ने दिया है, हाउ इंडिया ट्रेवल्स नाम से एक रिपोर्ट जारी करके, ठीक। तो 2030 तक भारत वैश्विक यात्रा पर चौथा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बनेगा। अच्छा दोस्तों, एमजेटी ऐप जो है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और इसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर भी जा करके आप पढ़ो, इसको देख रहे हो बहुत सारे चैनल जो हैं हमारे ये फ्री स्टडी मटेरियल्स वाले जो चीजें हैं उसको ले करके पेड कर रहे हैं। उसको वहाँ पर हालांकि उसका वो एक्शन लिया जाएगा, वो तो हमारा स्टेप है, लेकिन वो जो चीज़ें जो पेड कर रहे हैं उसको स्टूडेंट खरीद रहे हैं, ये बुरी बात लग रही है। यहाँ पर चीज़ें फ्री दी गई है, यहाँ पर आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? आप लोग जाओ यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में जा करके देखो, आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर और महोत्सव कहाँ कहाँ पर कौन से महोत्सव होते हैं, नेशनल पार्क कौन से कहाँ पे हैं, सारा कुछ वहाँ पर मैंने डलवा रखा है। बहुत सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, बहुत सारे क्विजेज मिल जाएंगे। आप एमजेटी ऐप पर जा करके देखो तो एक बार, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि पेड वर्जन ही है, सब कुछ पेड ही है, यहाँ पर बहुत सारी फ्री चीज़ें मिलेंगी, तो आप उनका यूज करो, इस्तेमाल करो, ठीक है। और अगर पेड चीज़ें लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता हुआ है? तो दोस्तों, सखारोव पुरस्कार अभी दिया गया, यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है, और इसको दिया गया जीना महासा अमीनी को। जीना महासा अमीनी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, 2022 में बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था ईरान में, याद होगा। ये महासा अमीनी एक्चुअली में 22 वर्ष की एक लड़की थी, और हिजाब ना पहनने की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वहाँ की एक धार्मिक पुलिस अलग से होती है, उसने गिरफ्तार कर लिया था, और टॉर्चर के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी।
इसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ था और वहां महिला सशक्तिकरण और ड्रेसिंग को लेकर के काफी लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला था इनकी मृत्यु के बाद। तो इसकी वजह से वहां पर एक महिला जीवन स्वतंत्रता करके एक आंदोलन चला, काफी लंबा समय तक वो आंदोलन चला। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया उसमें। तो इस बार का सखारोव पुरस्कार जो है ना, ये जीना महसा अमीनी और ईरान की ये जो महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन है, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है या कहीं समर्पित किया गया है। तो जीना महसा अमीनी ये मरणोपरांत ये पुरस्कार पाई हैं, सखारोव पुरस्कार। क्लियर? चलिए, तो अब पिछले दिनों में भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे जैसे भी माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 32वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूर्यवंशम के लिए इनको मिला है। दिलीप नोंग मैथम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। CS लक्ष्मी अम्बाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। रुई किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है। शांता ठोटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? तो गूगल ने अभी हाल ही में डिजी कवच नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे भारत में जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, जो फिशिंग वाली होती है या कहीं फ्रॉड होता है ऑनलाइन, इन सबसे बचा जा सके। तो गूगल का ये इनिशिएटिव है, भाई गूगल ही हर जगह फैला हुआ है, इसी की वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सरकार का भी दबाव रहता है। तो इसलिए इन्होंने डिजी कवच नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे इंडियन जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनको अधिक से अधिक सुरक्षित और डिजिटल वातावरण प्रदान किया जा सके। गूगल के बारे में अगर बात करें तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन इसके संस्थापक हैं। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है और CEO हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन, गुजरात के किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, गुजरात का एक गांव है धोर्डो। धोर्डो गांव अभी UNWTO की एक लिस्ट में शामिल हुआ है, जिसमें दुनिया भर के 54 ऐसे गांव शामिल किए गए हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। तो ये 300 के आसपास में लिस्ट थी, उनमें से 54 को सिलेक्ट किया गया है। इनमें से एक भारतीय भी है, धोर्डो गांव। ये धोर्डो जो विलेज है ये कच्छ में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। तो इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन के WTO के द्वारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कच्छ जिले के एक छोटा सा गांव है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है भुज तालुक में। अब UNWTO के बारे में जान लो, उसके बाद एक कंफ्यूजन आपका दूर कराऊंगा, बहुत जरूरी है। UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है। हेडक्वार्टर है इसका मैड्रिड स्पेन में और अध्यक्ष हैं जुराब पोलोली कासविले। एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो आपको हो सकती है, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन कवर कराया था कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया यानी कि पुरस्कृत किया गया नवापिंड सरदारा गांव को। ये पंजाब का है नवापिंड सरदारा गांव। इसे भारत का जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है ना, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ध्यान रहे, इसको केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिया गया और ये UNWTO के द्वारा सम्मानित किया गया धोर्डो गांव। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर है, दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। गुजरात देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर देखो गुजरात मिलेगा आपको। राजधानी इसकी गांधीनगर है। भूपेन्द्र पटेल जी BJP पार्टी से CM है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो हमीर सागर है, कांकरिया है, नल सरोवर है। गिर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर दोस्तों एशियाई शेर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके अलावा नल सरोवर और वंशदा, कृष्ण मृग, ये सभी और नेशनल पार्क हैं। गरबा अभी रिसेंटली आप देख रहे हो, गरबा हो रहा है। गरबा होता है सर्दी नवरात्रि में। डांडिया, रासलीला यहाँ पर भी मनाए जाते हैं। विधानसभा की सीटें 182 हैं, 33 जिले हैं, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 यहाँ पर सीट जाती है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया? तो दोस्तों, पंजाब राज्य सरकार ने नशा मुक्ति के लिए एक इनिशिएटिव, एक अभियान चलाया है, होप इनिशिएटिव। तो पंजाब के CM जो हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, इन्होंने ये अभी शुरू किया है। इस मिशन की सफलता के लिए सबसे पहले तो श्री हरमिंदर साहिब में जाकर के सभी लोगों ने अरदास लगाई। उसके बाद 40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। इसमें CM भी शामिल थे और भी बहुत सारे टीचर्स भी शामिल थे। तो पीली पगड़ी, दुपट्टा और स्कार्फ पहन करके ये लोगों ने
नशे से दूर रहने की शपथ ली। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पंजाब को नशा मुक्त करने का। पंजाब आया है तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होती है। पंजाब को आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ के सीएम है भगवंत मान आम आदमी पार्टी से। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। हरिके नेशनल पार्क भी यहाँ पर है और हरिके वन्य अभ्यारण्य भी है। कांजी सुखना लेक है। बीर मोती बाग वन्य अभ्यारण्य है। झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है। भांगड़ा धूमल गिद्धा ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। जिलों की संख्या 23 है। विधानसभा में 117 सीटें, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से जाती है। क्लियर है? तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको भेजी जाती रहती हैं, आप इसको ज्वाइन कीजिए और फॉलो बटन का वहाँ पर मिलेगा ऑप्शन, तो आप उसको क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाओगे। यहाँ पर आपको डेली वन लाइनर करंट अफेयर भेजा जाता है और आने वाले समय में भी बहुत सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम पर जाकर के एमजेटी एजुकेशन लिख करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, द्रौपदी मुर्मू जी ने त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया और वहीं ओडिशा का रघुबर दास को नियुक्त किया गया। वैश्विक पेंशन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो नीदरलैंड टॉप पर है। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में जो भी डिटेल हो सके कोशिश करना डिटेल्स लिखने की, ठीक है। जब आप डिटेल्स लिख देते हो तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, तो आप कोशिश किया करो डिटेल्स लिखने की। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या फिर कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।